नमस्कार दोस्तों। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही। आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। कोलकाता में जो घटना हुई दुष्कर्म की, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। सभी शर्मसार हैं और सभी आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इससे पहले 2012 में भी निर्भया कांड हुआ था। पूरी जनता सड़कों पे उतरी, लेकिन क्या ये घटनाएं बंद हो गई? कभी हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था कि पहले इंसान जानवर था, लेकिन ऐसी घटनाएं देख के लगता है कि इंसान अब भी जानवर है। किसी ने फिर लिखा कि जानवर भी इंसान से अच्छे होते हैं, कम से कम वो ऐसे दुष्कर्म तो नहीं करते। आज हमें यह समझना होगा कि क्या ये घटनाएं कम हुई हैं? अगर दुष्कर्म लगातार बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है? आप जैसे सुने होंगे, राजा हरिश्चंद्र ने एक नाटक देखा था सत्य के बारे में, और उसके बाद वो पूरे जीवन भर सत्यवादी बन गए। हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं या हमारे जो इंसान हैं, पूरे साल में कम से कम 1000 से ज्यादा बार रेप के केस देखते हैं फिल्मों में, सीरियल्स में। तो वो क्या बन रहे हैं? ऐसी कई चीजें हैं जो इसके कारण है। आप परिवार में जाएंगे, आप समाज के स्तर पे जाएंगे, हमेशा महिलाओं को नीचे रखा जाता है। आप इतिहास से वर्तमान तक आएंगे तो हमको यह समझना पड़ेगा कि ये जो शक्ति की अवधारणा है ना, कि पुरुष शक्तिशाली है। कोई भी युद्ध होता है, जो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म किए गए, दिखाया गया कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। महिलाओं को इज्जत का विषय बनाया गया। इसको कहा जाता है इज्जत लूटी ली गई। तो हमें यह समझना पड़ेगा। और निर्भया कांड से इसलिए भी मेरे को लगा कि उस समय हम सभी को लग रहा था कि जो अपराधी होगा बहुत ज्यादा सदमे में होगा, परेशान होगा। उसके बाद बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई, एक मुकेश कुमार जो अपराधी, घिनौना अपराधी, उसका इंटरव्यू देख के लगा कि वो कहीं से भी दुखी नहीं है। उसका इंटरव्यू था कि जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो 9 बजे के बाद नहीं निकलती। लड़की खुद निकली थी, इसलिए उसके साथ दुष्कर्म हुआ। वो विरोध की, इसलिए उसको हम लोगों ने मारा। अगर वो विरोध नहीं करती तो शायद ऐसा नहीं करते। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। अभी जो कलकत्ता की घटना हुई, वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि लड़की सेमिनार हॉल में रात को जाना अशोभनीय है, गलत है। तो हम किस समाज में जी रहे हैं? क्या इस चीज का विकल्प होगा? कैसे हम इससे उबरेंगे, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक मैं जनरली नहीं बोलता कि आप वीडियो देखिए। इस वीडियो को मैं बोलूंगा कि अगर आप एक जागरूक इंसान है, जागरूक भारतवासी हैं, देखने का प्रयास करिए और अपने विचार दीजिए। कमेंट में आपका स्वागत है। एक विमर्श होना चाहिए, एक चर्चा होनी चाहिए। जैसे वही मैं बोला, निर्भया कांड हुआ और उसके बाद एनसीआरबी, जो भारत सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देता है, उसने कहा कि 2017 से 2022 के बीच 1.89 रेप केस रिपोर्ट हुए। 1.89 लाख रेप केस, मतलब 1,89,000। उसमें से जो 1.9 लाख, मतलब 1,91,00,000 विक्टिम्स हैं, उसमें उन्होंने कहा कि 1.7 लाख, 1,79,000 केस जो हैं, तो जो रेपिस्ट हैं वो हैं जो जान पहचान के। देखिए, ये भी एक पहलू है। इसके अलावा अगर आप एवरेज लेंगे तो भारत में 2017 से 22 के बीच 86 रेप डेली होते हैं। मतलब समझ रहे हैं, एक केस में देश आंदोलित हो रहा है, लेकिन 86 रेप डेली होते हैं। उनमें से 82 केस में जो रेपिस्ट होता है वो महिला के जान पहचान का होता है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ये पंक्ति जो मेरे को लगता है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि शादी हुई, दोनों बहुत खुश थे, स्टेज पे फोटो सेशन शुरू हुआ, दूल्हे ने अपने दोस्तों का परिचय साथ खड़ी अपनी साली से करवाया कि ये है मेरी साली, आधी घरवाली। दोस्त ठहाके मार के हंस दिए। दुल्हन मुस्कुराई और अपने देवर का परिचय दोस्तों से करवाया कि ये है मेरे देवर, आधे पति परमेश्वर। ये क्या हुआ? अविश्वसनीय, अकल्पनीय। भाई समान देवर के कान सुन्न हो गए। पति बेहोश होते होते बचा। दुल्हे दुल्हन के दोस्तों, रिश्तेदारों सहित सबके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। लक्ष्मण रेखा नाम का गमला अचानक स्टेज से नीचे टपक गया। स्त्री की मर्यादा नाम की हेलोजन लाइट भक्क से फ्यूज हो गई। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस तेजी से सड़कों पर भागती हुई जा रही थी, जिसमें 2 स्ट्रेचर थे। एक स्ट्रेचर पर भारतीय संस्कृति कोमा में पड़ी थी, शायद उसे हार्ट अटैक आ गया था, और दूसरे स्ट्रेचर पर पुरुषवाद घायल अवस्था में पड़ा था, उसे किसी ने सर पर गहरी चोट मारी थी।
आसमान में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। भारत की सारी स्त्रियां ठहाका मारकर हंस रही थी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो रोज रोज के हमारे मजाक है ना डेली के, जिसको हम नॉर्मलाइज कर दिए, ये भी आपके रेप के कारण है। एक और मैं, ये भी अच्छा लगता है कि देह मेरी हल्दी तेरे नाम की। एक महिला पूछ रही कि देह मेरी हल्दी तेरे नाम की, हथेली मेरी मेहंदी तेरे नाम की, सिर मेरा चुनरी तेरे नाम की, मांग मेरी सिंदूर तेरे नाम का, माथा मेरा बिंदिया तेरे नाम की, नाक मेरी नथनी तेरे नाम की, गला मेरा मंगलसूत्र तेरे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तेरे नाम के, पांव मेरे महावर तेरे नाम का, बड़ों की चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन का आशीर्वाद तेरे नाम का, कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का, घर के दरवाजे पे लगी नेम प्लेट भी तुम्हारे नाम की, मेरे नाम के साथ लगा गोत्र भी तुम्हारे नाम का, सब कुछ तो मेरे पास है तुम्हारे नाम का, अंत में प्यार से पूछती हूं आखिर क्या है तुम्हारे पास मेरे नाम का। तो ये जो पुरुषवादी सोच है, जो हमारी मानसिकता है, जो हमारा समाज है, उसको समझने की जरूरत है। अब हम आते हैं कि आखिर ये जो दुष्कर्म है, बलात्कार है, रेप है, होते क्यों है। सबसे बड़ा कारण है, देखिए कानून में ना दो चीज होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि दंड को बहुत खतरनाक कर दो। उसमें दिक्कत यह है कि आप देखें कि मैक्सिमम केस आपके घर वाले ही है। मतलब मैक्सिमम रेपिस्ट 90% से ज्यादा आपके जान पहचान के ही है। और जब जान पहचान वाले केस में फंसते हैं ना, तो जनरली जो घर वाले हैं वो खुद दबाव डालते हैं कि आप मत करो केस, ये मत करो, वो कर दो। दूसरा क्या कारण होता है कि जो रेपिस्ट है ना, उसको भी पता है कि सजा कठोर है, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड क्या है कि मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, मतलब मेरे को मैं कर दूंगा और नहीं पकड़ा जाऊंगा। इस कारण समाज में ये दुष्कर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कानून संस्थाएं हैं, पुलिस है, जनरली एक वो दिख जाता है कि जैसे अभी कलकत्ता में भी आपको दिखा कि संरक्षण मिल जाता है अपराधियों को। उनको लगता है कि मैं पावरफुल हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। और एक तर्क यह भी दिया जाता है कि अगर सजा बहुत कठोर हो जाएगी ना, तो ये जो अपराधी है वो पीड़िता को छोड़ेंगे भी नहीं जिंदा। तो एक दिक्कत ये भी है। अगला कारण क्या है, जो रिपोर्ट की स्टडी आई एनसीआरबी की, कि मैक्सिमम अपराधी आपके पहचान के ही हैं। जो अधिकांश केस आप देखेंगे तो जो भी पीड़िता है उसके पहचान के ही अपराधी होते हैं, उसके रिश्तेदार ही होते हैं, उसके जान पहचान के होते हैं, उसके कलीग ही होते हैं। तो ये रेप का बहुत बड़ा कारण है, मतलब आपके जो जान पहचान के लोग हैं ना, वही ये सब काम कर रहे हैं। तीसरा बहुत बड़ा पक्ष जो एनसीआरबी के डाटा से आया, वो है कि मैक्सिमम जो रेपिस्ट हैं वो युवा होते हैं। उनकी एज 21 साल से लेकर 30 साल तक है मैक्सिमम की। और जिनका रेप भी होता है वो भी युवा होती हैं, उनकी भी एज यही ब्रैकेट में होती है। इसमें क्या होता है कि जो युवा होते हैं उनके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है। एक तो फिल्मों का प्रेशर है, वो फिल्मों में यही तो देख रहे हैं ना, आप फिल्म देखेंगे। दूसरा दोस्तों का प्रेशर है कि तेरे को मर्द बनना है। तो वो ये जो प्रेशर है ना, वो कहाँ निकालेंगे। तो उनको लगता है कहीं मौका मिला, जैसे वही है कि अब समाज में होता है ना कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। उनको अगर थोड़ा भी मौका दिखा तो वो उनको अपना जो पुरुषत्व है, जो समाज सिखाता है कि तुम पुरुष हो, तुम मर्द हो, तो वो निकालने का प्रयास करते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है कि अधिकांश जो रेपिस्ट हैं, जो स्टडी में आया, वो कम पढ़े लिखे होते हैं। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है कैसा क्या होता है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनको तो कुछ ना तो कानून की जानकारी है, ना तो समाज की जानकारी है। पढ़ते लिखते तो हो सकता है लड़कियों से के साथ पढ़ते, तो एक आपस में समझते कि हाँ लड़की भी एक इंसान होती है। उनके अंदर वो भी नहीं है। तो ये जो मैं ये कारण इसलिए बता रहा हूं कि हम इन कारणों पे फोकस कर सकते हैं, कि अगर युवा हैं तो युवाओं के ऊपर फोकस करें, कम पढ़े लिखे हैं तो पढ़ाएं उनको। फिर पढ़ाएं कैसा, तो वैसी शिक्षा दें जिससे वो जाने कि भाई ये सब भी होता है। और अधिकांश जो रेपिस्ट हैं उनको लगता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इसी भरोसे के साथ वो ये काम करते हैं। उनको लगता है कि मैं किया, उसके बाद मैं भाग जाऊंगा, बच जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। एक और आप कॉमन ट्रेंड देखोगे जो दिल्ली में भी हुआ, यहां भी हुआ, अधिकांश जो रेपिस्ट होते हैं शराबी होते हैं। शराब के नशे में, बाकी नशे में वो अपना होश, बाकी चीज खोज देते हैं।
अधिकांश जो आप देखेंगे उनका जो जो ये दरिंदगी से करते हैं, उनकी जो आर्थिक प्रोफाइल है वो या तो बेरोजगार होते हैं या कम कमाते हैं। तो एक बेरोजगारी से भी आप इसको जोड़ सकते हो, गरीबी से भी जोड़ सकते हो। अगली चीज है क्यों करते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल जिसका हम उत्तर खोजने के लिए लगे हैं। देखो, उनको बुरा नहीं लगता। जो मैं आपको बोला ना कि निर्भया रेप केस का, मैं वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देखा, वो इंटरनेट से अब वायर हटा दिया गया था। लेकिन उसमें आप देखोगे ना कि कहीं भी चेहरे में कोई सिकन नहीं है अपराधी के। उतना बड़ी दरिंदगी वो करके गया, और वो बोल रहा है कि क्योंकि वो लड़की क्यों 9 बजे के बाद निकली, वो क्यों विरोध कर रही थी, वो क्यों ऐसे छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां। मतलब आप रेप कर रहे, आप इतना बड़ा क्राइम कर रहे, और उसके बाद आपको कोई पछतावा नहीं है। आपको हो सकता है फांसी होगी, लेकिन उनके अंदर कोई पछतावा नहीं है। समाज का एक वो दिखाता है, और वो फिर दोष अपने ऊपर नहीं देते, तुम दोषी हो, तुम गंदे हो। वो दोष लड़कियों के ऊपर देते हैं कि इसके कारण ऐसा हुआ। ये जो होती है ना कि विक्टिम ब्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो ब्लेम है वो दोषी भी विक्टिम के ऊपर देता है, जो समाज है ना वो भी विक्टिम के ऊपर देता है। दिल्ली केस हुआ तो मैक्सिमम समाज यही बोला कि भाई क्यों वो बाहर जा रही थी, क्यों वो एक लड़के के साथ घूम रही थी, क्यों ऐसा कर रही थी। मतलब वो जो मेंटालिटी है ना, वो भाई जो अपराध किया उसके पीछे पड़ो ना, तो पूरी दुनिया जो विक्टिम है, जो वो सह रही, उसके खिलाफ पड़ जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। जब तक ये समाज की धारणा, और उसी कारण लोग ना बताने से भी डरते हैं। एक मैं पढ़ रहा था, बिहार में कोई केस हुआ था, उसमें जो विक्टिम था ना जेल चल दिया, और उसको ये दुख नहीं था कि मैंने इसके साथ दुष्कर्म किया, उसको ये दुख था कि इसके बाद अब इस लड़की से शादी कोई नहीं करेगा। और वो यहां तक बोल रहा है कि मैं जब जेल से निकलूंगा ना तो उससे शादी कर लूंगा। समझ रहे हैं कि जो विक्टिम है उसके ऊपर पूरा समाज प्रेशर बना रहा है, वो जेल से निकलेगा उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी जो मेंटालिटी है ना वो विक्टिम को ब्लेम करने की है। अगला चीज है कि समाज रेपिस्ट बनाता है। समाज भी ये मानता है, जो मुकेश बोल रहा था, जो निर्भया केस का आरोपी है, समाज भी ये मानता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ जरूरी है। तो केवल रेपिस्ट की गलती नहीं है, समाज भी ये मानता है कि लड़की की भी गलती है। लड़की क्यों गई, लड़की ऐसे कपड़े क्यों पहनी, लड़की ऐसा क्यों सोची, लड़की ऐसा क्यों बोली, लड़की क्यों हंसी। मतलब समाज आपको रोकता है। समाज भी इस मत का समर्थन करता है। समाज भी बोलेगा कि वो क्यों जाके सेमिनार हॉल में सोई, डॉक्टर, वो लगातार ड्यूटी कर रही थी। मतलब आप लड़कियों को यहां तक आजादी नहीं देना चाहते कि वो अपने मन की जगह सो सकें, रात में निकल सकें, अपने हिसाब से जी सकें, और आप बोलते हो कि भारत लोकतंत्र है, हम महिलाओं की पूजा करते हैं। समाज ये मानता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और उनको कंट्रोल करना जरूरी है। आप मैक्सिमम रेप में क्या होता है कि जो पुरुष है वो महिला के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, हिंसा करता है हर प्रकार की, क्योंकि वो ये मानता है कि ये कमजोर है। और कभी अगर कोई महिला मजबूती भी दिखाती है ना तो उसको कमजोर करने का प्रयास करते हैं। उनको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि लड़कियों को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तब तक वो फिर समाज टूट जाएगा, समाज बिखर जाएगा। बचपन से सिखाया जाता है। मतलब बचपन में आप जैसे सभी को सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसा क्यों कर सकते। आप रोगे ना तो लड़का रोएगा तो बोलेंगे लड़की जैसे क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रहा है। मतलब हमारा जो समाजीकरण है ना वो पूरा पूरा ऐसा है कि वो आपको सिखाता है कि तुमको लड़का बनना है, तुमको लड़की बनना है। लड़की को बाजार जाना है तो अपने छोटे से भाई को लेके जाएगी, क्योंकि वो लड़का है। और वो हर समाज में है। आप और जाएंगे अगर मिडिल ईस्ट में तो वहां और ज्यादा है। तो ये जो समाज है ना कि आपको कैसे करना है, क्यों तू लड़का है, तू लड़की है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये सीखना है। तू लड़का है तो तेरे को बहादुर बनना है, तू लड़की है तो तेरे को शर्माना है। ये आपको लगता होगा कि नॉर्मल चीज है, लेकिन ये जो हो रहे हैं ना केस, पूरे समाज की संरचना को बदलने की जरूरत है। मतलब समाज की तो समस्या है ना, जब तक आप समाज को नहीं बदलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो माइंडसेट है, पेट्रियार्कल माइंडसेट, मतलब हर जगह पुरुषों का डोमिनेंस है।
आप देखोगे तो रोल डिफाइन है कि भाई खाना यही बनाएंगी, ये काम ये करेंगे बाहर का। हर जगह है, आपके परिवार में भी है, समाज में भी है, बड़े बड़े पद में भी है, राजनीतिक रूप से भी है कि अगर सरपंच कोई महिला भी बन गई तो उसका पति ही काम करेगा। हर जगह है, पावर भी पुरुषों के पास है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी पुरुषों के पास पूरी ताकत है। घर में भी पुरुषों के पास पूरी आर्थिक संपन्नता है। तो ये जो माइंडसेट है ना, पुरुषवादी सोच, वो भी कहीं ना कहीं इस जेंडर इनइक्वालिटी को लेके आती है। और इसके कारण हर जो, अब जैसे लड़कियां सेफ रहती हैं, अगर बाहर लड़कियां घूमती, मान लीजिए ओला उबर लड़कियां भी चलाती जितने लड़के चलाते हैं, तो लड़कियों को इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो चीज नहीं है ना, अभी भी लड़कियां निकल नहीं पा रही। और इसको क्या किया जाता है, सबक सिखाने के लिए कि तुम ज्यादा उड़ रही, इसको सबक सिखाना जरूरी है। आपके युद्ध के बाद, विभाजन के बाद, कोई भी युद्ध होता है, बांग्लादेश में सैकड़ों नहीं, मैं बोलूंगा लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, लाखों महिलाएं गदर आप देखे होंगे। तो लड़की को क्या माना जाता है कि इज्जत है पूरे समाज की, और उसकी इज्जत को लूटो तो पूरे समाज को आप उसका सही चेहरा दिखाओगे। ये जो अवधारणा है ना, इसके कारण महिलाएं सबसे ज्यादा, बोला जाता है युद्ध में कोई हारे कोई जीते, नुकसान तो महिलाओं का ही होता है। तो ये हमको, ये जो अवधारणा है समाज की, वो समझना पड़ेगा। एक चीज और आपको, आप जैसे मीडिया जो होता है, सोशल मीडिया, कोई लड़की जैसे कोई पोस्ट डाल दी, नॉर्मल पोस्ट डाली, भाई उसकी चॉइस है। आप उसके नीचे कमेंट देखना कि कैसे कैसे भद्दे भद्दे कमेंट लोग इंस्टाग्राम में करते हैं, फेसबुक में करते हैं, यूट्यूब में करते हैं, और समाज उसको नॉर्मल मानता है। आप कमेंट कोई कुछ डाली, उसके नीचे कोई ऐसा भद्दे कमेंट किया, और आप उसमें लाइक देखोगे ना तो 40,000 लाइक, 45,000 लाइक, मतलब 45,000 लोग उस लड़की के खिलाफ लिखने वाले का समर्थन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये मजाक है, मतलब नॉर्मल चीज। अभी एक कोई मैडम है, वो वीडियो डाल रही थी, वो बच्चों को पढ़ाने वाला, एक छोटा हाथी घूमने गया, इस टाइप का अलग अलग वो राइमिंग कर रही थी। आप कमेंट देखिए नीचे में, कैसे कैसे कमेंट हैं, भद्दे भद्दे कमेंट है, उसको कमेंट बंद करना पड़ा। पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया का ये हाल है। और ये जो करने वाले हम आप जैसे इंसान ही तो हैं। अब जब आप इस चीज को यहां नॉर्मल मानते हो ना, अगर आपको लग रहा है कि ये कमेंट करना नॉर्मल है, तो फिर ऐसी घटनाएं होंगी, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो हमको समाज के हर स्तर पे, वो आप हो, आपका परिवार हो, आपका समाज हो, आपका देश हो, हर स्तर पे ऐसी चीजों का विरोध करना पड़ेगा, इसको नॉर्मल नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे हर चीज नॉर्मल हो जाएगी और फिर दिक्कत होगी। एक चीज और, जैसे ये तो सभी के साथ होता है कि लड़कियों को ना एक अलग ग्रह का मानते हैं। जैसे कि हम लोग भी पढ़ते थे नवोदय विद्यालय में, वहां अलग था कि तुम अगर बात भी कर लिए ना तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा टाइप की केस स्थिति थी। मतलब हम लोग को लगता था कि ये तो बिल्कुल अलग है यार, इनसे तो हम बात भी, मतलब आवाज नहीं सुने। तो जब आप ऐसा समझोगे ना कि ये बिल्कुल अलग है, ये हमारे जैसी तो है ही नहीं, जब बात करने चालू किया तो लगा कि यार ये तो हमारे जैसे, ये भी तो इंसान है, पहले वो था ही नहीं। तो ये जो स्कूल है या घर है, और दिक्कत कहाँ पे होती है पता है, हमारे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जो बात कर रहे हैं ना, जो नॉर्मल बात करते हैं लड़कियों से, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनके लिए तो इंसान है। जो बात नहीं करते ना, वो हो जाते हैं कुंठित। आप देखना, मतलब ये रिसर्च के बेस पे बात कर रहा हूं मैं, जो बहुत सारी रिसर्च हुई, जो बात नहीं करते, जो लड़कियों से कट के रहते हैं, जो कभी जीवन में बात नहीं किए, वो बनते हैं रेपिस्ट, वो हो जाते हैं कुंठित, वो बनते हैं स्टाकर। उनको घूरना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनको उनका मजाक उड़ाने में मजा आता है। तो दिक्कत यही है समाज की कि जब आप अलग अलग बांट देंगे ना, कंपार्टमेंट कर देंगे कि ये अलग है, ये अलग है, आप उनको मिलने जुलने भी नहीं देंगे सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से, तो धीरे से तो वो चीज कहीं ना कहीं दिखेगी ना। यही कुंठित लोग तो आगे चल के फिर रेपिस्ट बनेंगे। तो हमको ये भी समझना पड़ेगा, को एडुकेशन है, लेकिन आपको सही अर्थों में भाई एक दूसरे से बात तो करें, साथ में तो रहें, भले वो जिस रूप में हो, लेकिन बिल्कुल आप सेपरेट नहीं कर सकते। फिर अगर आप सेपरेट कर दिए ना, तो उनको लगेगा जैसे हम शेर को देखते हैं और लगता है ना कि अरे शेर भागो भागो, फिर वो आपस में भी हो जाता है। आपको मानना पड़ेगा कि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो।
तो फिर दिक्कत कम होती है। ये वाली जो मैं बात बोल रहा था कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनते हैं हम लोग कि उन्होंने बचपन में एक सत्य का सीन देखा, सही बोलना चाहिए, और जीवन भर सत्यवादी बन गए। भगवान बुद्ध का सुनते हैं कि उन्होंने 4 दृश्य देखे और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में जो भी कबीर सिंह फिल्म है जो भी आ रही, हम लोग खूब हंसी मजाक पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मजा आता है। बोला जाता है कि फिल्म समाज का आईना होता है, लोग जो देखना चाहते हैं वही तो फिल्म वाले दिखाते हैं। फिल्म देखने वाले भी मैक्सिमम पुरुष रहते हैं, लड़कियां भी जो देखती हैं उनको भी मजा आता है। लेकिन आप इनको देखोगे ना, कुछ चीजें फिल्म क्या है, नॉर्मलाइज कर देती है। फिल्मों में सिखाते हैं कि इसकी हाँ में ही ना है, मतलब ना में ही हाँ है। इसका मतलब क्या है कि लड़की ना भी बोल रही ना, उसका कोई वो नहीं है, हाँ है। आप साउथ की फिल्म देख लो, कहीं की भी फिल्म देख लो, आपको वही समझ आया जाएगा। उसमें दिखाएगा कि वो मुस्कुरा रही, मतलब आपको इनवाइट कर रही। आपको दिखाया जाएगा कि किसी को स्टॉकिंग करना नॉर्मल चीज है, कोई गलत चीज नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। जो रेप है फिल्मों में ऐसी नॉर्मल दिखा देते हैं, तो आप वही सब तो देख रहे हैं ना। आप लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं फिल्म के अलावा, जो आपके एडवर्टाइजमेंट है। अब लक्स बेचने हीरोइन ही आएगी, उसका क्या मतलब है बताइए। आप एक महिला को आप कर दिए ऑब्जेक्टिफाई, आप महिला को बना दिए एक वस्तु, और जब वो एक वस्तु बन गई तो फिर दिक्कत हो गई ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो इन पे भी कुछ ना कुछ चेक तो होना चाहिए, क्योंकि हम यही चीज देख रहे हैं और समाज उसी को कॉपी कर रहा है, आप मानो या ना मानो। ये जो नए नए लड़के हैं आज के, वो फिल्म ही देखते हैं, वहीं से सीखते हैं कि हमारा रोल मॉडल तो ये हीरो, ये ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे। तो इनमें कुछ तो चेक होना चाहिए। आप मतलब कुछ भी नहीं परोस सकते ना, कुछ भी नहीं दिखा सकते, और वेब सीरीज के जमाने में तो अब कोई चेक है ही नहीं। शराब वाली चीज आप देखेंगे, कोई भी रेप केस देखिए, मैक्सिमम में जो रेपिस्ट है शराब पी के नशे में रहता है। इनमें भी तो अब इसमें फिल्म में ये नॉर्मल कर दिया कि आप शराब पीते हो मतलब कूल हो, अच्छे हो। यही मैं बोल रहा था कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है, मतलब वुमेन को क्या किया गया कि उनका अपना इंटेलिजेंस, उनकी अपनी पर्सनालिटी, उससे कोई मतलब नहीं, वो एक वस्तु है, उसको वस्तु के रूप में पेश किया जा रहा है। वो गलती है। वो क्या, महिला क्या है, पुरुषों को पुरुषों को कंज्यूम करने के लिए, पुरुषों को सुख देने के लिए एक वस्तु है। आप उसको एक अलग पर्सनालिटी नहीं मान रहे, आप उसको एक वस्तु मान रहे। और जब आप उसको एक वस्तु मानोगे ना, उसको एक इंसान नहीं मानोगे, तो फिर दिक्कत होती है। हम लोग क्या मानते हैं, या तो महिला को देवी बना देते हैं, या तो वस्तु बना देते हैं। बस इंसान अगर बना दे ना उनको, तो आधी समस्या खत्म हो जाए। हम भी इंसान, वो भी इंसान। एक चीज ये भी है, जो रोल ऑफ पोर्नोग्राफी है। आप किसी भी केस में देखिए, ये जो अभी वाला भी केस हुआ, इसका जो मोबाइल देखा गया, बहुत सारे वीडियो थे, उसमें वायलेंस नॉर्मल है। जो आपका पोर्नोग्राफी है वो हर जगह उपलब्ध है। आप जो दिल्ली वाला भी केस देखेंगे, अगर आप वो घटना देखेंगे, तो वो जो चारों युवक थे, पांचों युवक थे, वो बस लेके जा रहे थे यही सब काम करने। रास्ते में लड़की मिल गई, उनको लगा कि चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा हमारा, और नशे में थे तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं। तो अधिकांश जो केस है ना, वो ऐसे ही हो रहे हैं। तो आपको ये जो मेन रीजन है ना, उनको खत्म करना पड़ेगा, महिलाओं को बचाना पड़ेगा। एक है टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, वही कबीर सिंह वाली, कि मैं तो पुरुष हूं, मेरे अंदर तो शक्ति है, मैं तो दिखाऊंगा, मेरा तो ये काम ही है। एग्रेशन, गुस्सा, वायलेंस, सब पुरुषों के काम है। और मीडिया और इंटरटेनमेंट ये जो वायलेंस है ना, ये हिंसा है, इसको नॉर्मलाइज कर दी। मतलब पहले क्या लगता था कि कोई गुस्सा कर रहा है वो गलत चीज है, फॉल्स चीज है। अब क्या है, गुस्सा नॉर्मल है भाई, तुम गुस्सा नहीं करते तो तुम कैसे इंसान। मतलब होता है नॉर्मल कि लोग हम लोग से पूछते हैं, भाई तू मतलब है इंसान की नहीं, गुस्सा क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता। ये दिखाना चाहिए ना कि तुम अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, तब तुम अच्छे इंसान हो। अब वो अच्छा इंसान है जो गुस्सा करता है, जो अपना दिखाता है कि मैं मर्द हूं, जो शराब पीता है, जो सिगरेट पीता है। अब समाज इधर जा रहा है, और यही लोग तो आगे चल के बन रहे हैं ना। मतलब कौन बन रहा है, ये जो रेपिस्ट आज से 10 साल बाद कौन बनेंगे, जो अभी 10, 12, 15 साल के बच्चे हैं, यही तो बनेंगे ना। इन्हीं पे अगर हम ध्यान दे दें तो हो सकता है आगे ये सब खत्म हो जाए। मेन चीज ये है कि
अभी हमारा पूरा ध्यान क्या है? प्रोटेक्ट गर्ल्स। अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं कि सोना है, वो ये है, तो उसको सोने को आप छिपा के ही तो रखोगे। ऐसे धर्म गुरुओं के बयान आप सुनोगे तो लगेगा कि तुम हीरा हो, सोना हो, हीरा तो छिपा के ही रखते हैं। हमको प्रोटेक्ट गर्ल्स से ना एजुकेट बॉयज में शिफ्ट होना पड़ेगा। आप अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने में पूरा ध्यान लगा रहे हैं, आपके भी तो लड़के हैं ना। जो भी लड़का है उसके कोई ना कोई तो माँ बाप हैं। आप उसको पढ़ाइए ना, उसको सिखाइए ना कि लड़कियों का सम्मान करें। लड़की भी इंसान है, ऐसा कोई काम नहीं करना है, उसकी भी तो बहन है। तो हमको ना बॉयज को एजुकेट करने की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। जो हमारा अभी जो फोकस है वो प्रोटेक्ट पे है। एक चीज और है कि एक डिबेट है कि पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होना जाना चाहिए, उससे ये सुधरेगा। मतलब ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां सीधा तुरंत मार दिया जाता है, इसलिए वहां केस कम है। लेकिन दिक्कत क्या है, दो तीन इसके पीछे, मतलब देखिए पनिशमेंट तो स्ट्रिक्ट होनी ही चाहिए, लेकिन उसके विपक्ष में दो तीन तर्क ये हैं कि जहां स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है वहां ये भी चीज है कि भाई, मतलब आप अगर ये देखोगे ना कि पनिशमेंट स्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां केस भी रिपोर्ट नहीं होते। मिडिल ईस्ट में कौन केस करेगा, कौन जाके बताएगा? दूसरी चीज ये भी बोला जाता है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो जाए तो जो अपराधी है वो विक्टिम को कभी छोड़ेगा ही नहीं। उसको पता है कि ये जिंदा रही तो मेरा नाम बताएगी, और बताएगी तो मेरे को फांसी होगी, तो मार ही देगा। ये भी एक तर्क दिया जाता है, लेकिन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन मूल में क्या है कि देखिए, दो पक्ष होते हैं जब आप कोई अपराध करते हैं। पहला तो आप ये देखते हैं कि इसके पीछे सजा क्या है, और दूसरा आप क्या देखते हैं पता है? कि मेरे पकड़े जाने की संभावना कितनी है। मैक्सिमम लोग को लगता है कि हम बच जाएंगे। मॉब लिंचिंग में भी वही होता है, बाकी अपराध में ये होता है कि हम बच जाएंगे इसलिए आप अपराध करते हो। तो हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए पकड़े जाने की संभावना को बढ़ाने में। मतलब कोई भी अपराधी अगर ये करने की सोचता है ना, तो उसके दिमाग में ये हो कि मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। सरकार, पुलिस, मशीनरी, कोर्ट, सभी ये तुरंत मेरे को पकड़ने के लिए पीछे भागेंगे। मतलब कोई उसको बचाने के लिए नहीं भागेगा। आप बहुत सारे केस देखेंगे कि ये किसी नेता का बेटा है, ये किसी इसका बेटा है, वो किसी उसका बेटा है, और लोग उसको बचाने में लगे हैं। तो हमको पूरा जो फोकस है ऐसे केस में पकड़ने पे लगाना होगा, कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई काम करता है तो वो छूटे ना। अगर लोगों के दिमाग में ये रहेगा ना कि अगर मैं करता हूं तो पकड़ा तो जाऊंगा, ये 100% है, तब हो सकता है इस टाइप के केस थोड़ा कम हो। इसके लिए हमको जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो हमारे कानून है, कमजोर हैं, उसको लागू करना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। रिसोर्स सही नहीं है। कोई विक्टिम है, वो अगर जाती है अपना रिपोर्ट करने, तो ना तो उसको सही सपोर्ट दिया जाता है, ना तो उसको कानूनी सहायता दी जाती है, ना तो आगे उसको न्याय मिले इसके लिए काम किया जाता है। भ्रष्टाचार ऊपर से बढ़ा ही हुआ है। तो हमको ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, इस पे काम करना चाहिए। अब सोचिए, कोई पढ़ी लिखी महिला है, वो तो रिपोर्ट कर सकती। गांव की एक ऐसी महिला जिसको, मतलब जो पहुंच ही नहीं सकती न्यायालय तक, वो कैसे रिपोर्ट करेगी? तो हमको जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसको अच्छे से बनाने की जरूरत है, एडिक्वेट करने की जरूरत है। अगली चीज जो समाज का एटीट्यूड है, जो विक्टिम सेमिंग है, कि अगर किसी के साथ रेप हुआ, वो बेचारी उस चीज को झेल रही, और उसी को बताया जाता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम ऐसा किए थे तो हुआ। इस केस में भी मतलब इतना दुखदाई है, और जिस व्यक्ति, जिस प्रिंसिपल ने बोला, उसका दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो गया, हटाया तक नहीं गया ऐसे आदमी को। भाई, आप विक्टिम को ब्लेम नहीं कर सकते ना, आगे फिर दूसरा विक्टिम खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। यही तो उदाहरण है ना। तो ये जो विक्टिम सेमिंग है कि तुम्हारी गलती से हुआ, और दूसरा ये जो हिंसा है, इसको नॉर्मल करने की चीज, कि जो महिला के खिलाफ कोई भी हिंसा हो रही वो नॉर्मल है, ऐसा दिखाया जाता है, समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस इशू को हमको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक और काम की, जो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी है, मतलब देखिए गरीबी महिलाओं में ज्यादा है। जेंडर पे गैप 70% है। महिलाओं को उसी काम के लिए कम वेतन मिलता है। आप गांव में जाएंगे, सेम काम महिला पुरुष दोनों कर रहे हैं, महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलेगा, लेकिन महिला ज्यादा काम करेंगी। तो अगर आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त होंगी ना, तो भी ये समस्या ठीक होगी। और अंत में एक चीज है जो, जिसको सुधारने की जरूरत है, और महिलाओं को खुद सुधारने की जरूरत है। फेक रेप केस। इसके कारण क्या होता है कि जो सच्ची में जिसके लिए कानून बना है, और ऐसे बहुत सारे जस्टिस का बयान है कि केस तो बहुत सारे फेक होते हैं।
वो इस टाइप के होते हैं कि महिला को पता नहीं कि उसके साथ ये हुआ और उसके परिवार वाले रिपोर्ट कर देते हैं। जमीन का विवाद रहता है, परिवार वाले झूठा केस कर देते हैं। तो इन केसों से हमको बचना पड़ेगा। देखिए, डिग्निटी की बात है, पूरी महिला के सम्मान की बात है। और अगर आप ऐसा फेक रेप केस करेंगे तो फिर दिक्कत ये होगी कि फिर जो सही में किसी के साथ वो गुजरा है ना, उसको भी समाज उसी नजर से देखेगा, उसके साथ गलत होगा, उसके साथ अन्याय होगा। तो ये जो फेक रेप केस है ना, एक तो महिलाओं को खुद समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा पाप है। आप अपने पूरे समाज के साथ ये गलत काम कर रहे हैं। किसी के खिलाफ या तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं, उसकी फिर इज्जत खराब होगी। दूसरा, आप फिर ये जो कानून बने हैं ना, इसीलिए बने कि बचाव हो सके महिलाओं का। फिर समाज में ये आ जाएगा, जैसे अभी उसके लिए उसका खूब ज्यादा दुष् यूज होता है कि दहेज प्रताड़ना वाला, कि लड़की लगा देती है नॉर्मली, और 50% केस में आता है कि फेक था। लड़की लड़के लड़का दोनों अपनी, क्या बोलेंगे, कंसेंट से भागे, वापस जब लड़की घर आती है तो घर वाले रेप का चार्ज कर देते हैं। लड़की लड़का साथ में रहते हैं, बाद में जब लड़की को ऐसा कुछ लगता है रेप का केस कर देती है। तो ये जो फेक रेप है ना, रेप अलग चीज है, ये जो गलत रेप का केस है, इससे हमको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी महिला जाति के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आप इसको ना दूसरे जगह अगर डाइवर्ट करेंगे और ऐसे बहुत सारे मामले आएंगे तो फिर लोगों को लगेगा यार ये तो गलत ही करते हैं, ये तो सब फेक होते हैं। तो वो फिर गलत है। और फेक होते हैं जो होते हैं, आप उसको जांच करिए। अगर कोई फेक केस करता, उसके खिलाफ केस करिए। लेकिन जो सही केस है ना, मतलब अगर भले फेक केस आ रहे हैं, लेकिन जो सही केस है, एक केस भी दबना नहीं चाहिए इसलिए कि फेक केस होते हैं। इसकी भी जिम्मेदारी समाज की। तो मेन चीज है कि समाज से अगर दुष्कर्म को हटाना है, रेप को हटाना है, तो आपको उसके जड़ में जाना होगा। ये एक दिन दो दिन आंदोलन करने के बाद और उसके बाद बैठ जाने से नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है, किस एज ग्रुप में हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मतलब हर चीज का है, जैसे ना कुछ कुतर्क भी दिए जाते हैं, जैसे एक डार्विन की थ्योरी दी जाती है कि भाई ये तो नेचुरल है, जैसे जैसे इंसान आगे ग्रोथ कर रहा है ये नेचुरल है। लेकिन ये कुतर्क है, ये क्या नेचुरल है। आपको इसके कारणों को समझना पड़ेगा, समाज को भी, सरकार को भी, मीडिया को भी। और जो कारण है ना, उनको खत्म करने के लिए प्रयास करना होगा कि भाई जो जो कारण है आप उन पे कुठाराघात करिए, उनको खत्म करिए। आप पूरा ब्लेम लड़की पे नहीं डाल सकते। और लड़की, दिक्कत क्या होती है ना, कि वो वाली बात है कि हम सब चाहते हैं भगत सिंह हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। जब तक दूर ये आग जलती है ना, तब तक हमको लगता है क्या है यार, लड़की की गलती है। जब दूर दूर आग होके अपने घर में कभी जल गई ना धोखे से, आपके आसपास कहीं जल गई ना आग, तो आपको समझ में आता है कि ये कितना दुखदाई चीज है, कितनी गलत चीज है, कितनी गंदी चीज है। तो हमें एक समाज के रूप में एक साथ संगठित होना होगा। जो इसके कारण है उनको खोजना पड़ेगा, उनको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा और एक सार्थक चर्चा करनी पड़ेगी। केवल हम विरोध करें, विरोध होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक सॉल्यूशन आना चाहिए। वही मैं बोला कि हम लोग उसी समय 12th पास करके निकले थे, हम लोग भी आंदोलन में भाग लिए। उस समय वो आंदोलन खत्म हो गया। और वही मैं आपको दिखाया एनसीआरबी का डाटा कि अब 2 लाख केस हो रहे हैं 5 साल में। रोज 90 लोगों का रेप हो रहा है, रोज। सोचिए, उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। समाज को, सरकार को, राष्ट्र को, मीडिया को, हम सबको। इसके लिए हमें सबको आगे बढ़ना होगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।